अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ तुर्की के हवाले से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है और सर्दियों का मौसम जो है वो जाता जा रहा है, फ़्लू सीज़न जो है वो कम हो रहा है। और शुक्र है खुदा का कि बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में कोविड के जो कोरोना के केसेस हैं उनमें भी कमी आ रही है। तो तमाम मुल्कों में हल्के हल्के जो पाबंदियां थी वो नरम की जा रही हैं कोरोना के हवाले से। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन किए जा रहे हैं। इसी तरह से तुर्की में भी सुनने में यही आ रहा है कि 1 मार्च से वहाँ स्कूल भी जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट्स और दूसरी जो पाबंदियाँ हैं ख़ुसूसन हफ्ते और इतवार का जो कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू, उसमें भी नरमी आएगी। तो टूरिस्ट के लिए ख़ुसूसन बहुत अच्छा हो जाएगा कि उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा, वो घूमें फिरें। और जैसे जैसे मौसम गर्मियों का बाहर का आ रहा है तो पूरी दुनिया से लोग जो हैं अपनी वेकेशन, जो पूरे पिछला साल आपको पता है कि कितना परेशानी में गुजरा है, तो उम्मीद यही है कि लोग जो हैं वो तुर्की की तरफ जाएंगे और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ख़ुसूसन अगर मैं पाकिस्तान से ज़िक्र करूँ आप कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा विलिंग हैं वहाँ पर जाने के लिए, घूमने के लिए और सेटल होने के लिए। तो मैंने इस हवाले से ये सोचा है कि क्यों ना मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रीफली ये बताऊं कि जब आप ये इरादा करते हैं कि आपको तुर्की जाना है, और नॉर्मली 80-90% पीपल लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम वहाँ टूरिस्ट वीज़े पे तो जाएंगे लेकिन स्टे करेंगे और देखेंगे कि अगर वो हमारे लिए बेहतर होता है तो हम अपनी मुस्तकिल रिहाइश भी वहाँ रख सकते हैं और उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो ज़ाहिरी बात है अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ स्टे करना चाहते हैं या टीआरसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इतने अरसे होटल में तो नहीं रुक सकते। यकीनन आपको कोई घर किराए पे लेना होगा, या अगर आप चाहते हैं कि कोई मकान आपने पहले से देखा हुआ है अपार्टमेंट और आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो दो ही सूरतें होती हैं आपकी रिहाइश के लिए। तो मैं उसके हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ ताकि आप आने से पहले इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे दें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नंबर 1 में जो रिकमेंड करूँगी वो ये करूँगी कि आने से पहले आप लोग अगर मुमकिन हो तो कोशिश ये करें कि जो तुर्की का नक्शा है, मैप, उसको आप ज़रा थोड़ा सा देखें। तो उससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली तुर्की कितना बड़ा है और कौन सा तुर्की का पार्ट जो है वो किस मुल्क के साथ उसका बॉर्डर्स या उसकी सरहदें जो हैं वो लगती हैं। पाकिस्तान के साथ कौन से हिस्से जो हैं, कौन से शहर हैं वो पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, इराक़ के साथ, ईरान, शाम। जब आप नक्शा देखेंगे अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, तो आपको सब नज़र आएंगे। एशियन जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से इनके साथ अटैच हो रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि तुर्की जो है वो पूरी दुनिया का सेंटर पार्ट है, दिल है, क्योंकि बिल्कुल जब आप नक्शे में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द पार्ट्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द हैं। तो ये सब देखने से आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा और चूज़ करने में भी आसानी हो जाएगी कि आखिर आप अपना, अगर आप वहाँ अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं तो आप कौन सा इलाक़ा सेलेक्ट करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तुर्की का एक मशहूर शहर जो है वो इस्तांबुल है। और इस्तांबुल जो है उसकी ख़ुसूसियत और उसकी ख़ासियत और उसको पसंद करने का की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो तुर्की का शहर दो बर्रे आज़मों को मिलाता है, यानी बर्रे आज़म एशिया और बर्रे आज़म यूरोप के दरमियान जो है वो इस्तांबुल का शहर है। तो होता ये है कि जब हम लोग नए नए जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता है। आप अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड से बात करते हैं फ़ोन पे, तो आप, वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं एशियन साइट पे हूँ। अब या मैं यूरोपियन साइट में हूँ, तो वो जो साइट्स हैं उसका भी आपको नक्शा देख के अंदाज़ा हो जाएगा। तो ख़ुसूसन इस्तांबुल के लिए जो है वो किस तरह से आप जज करेंगे कि आप किस जगह हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो हैं इस्तांबुल के उस हिस्से में कि जो हिस्सा इस्तांबुल का एशिया, तुर्की का एशियन साइड जो है उसको फेस कर रहा है, तो उस हिस्से को कहते हैं कि जी एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल। और जो हिस्सा यूरोपियन साइड को, बर आज़म यूरोप को फेस कर रहा है, उस हिस्से को नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई ये जो है ये यूरोपियन इस्तांबुल है। और नॉर्मली क्या होता है कि यूरोपियन इस्तांबुल की साइड जो है वो ज़्यादातर टूरिस्ट और बिज़नेस हब है, वहाँ पर ऑफिसेज़ हैं
और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। होती तो एशियन इस्तांबुल में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और होटल्स हैं, क्योंकि आसानी होती है। जो हम सुनते हैं आया सोफिया, ब्लू मॉस, ग्रैंड बाज़ार, म्यूज़ियम्स, तो वो सब उन इलाक़ों में, तो प्रेफर करते हैं लोग कि वहीं पे रिहाइश इख्तियार करें टेम्परेरी, और घूमें और सयाहत करें, और वहाँ से एशियन कंट्री जो पार्ट है उसमें भी जाना आसान होता है। तो इन शॉर्ट ये कि ये थोड़ा सा नक्शा देख के ना आप लोगों को ये बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर आप लोगों को किस जगह रहना है और कौन सा शहर। जब आप कोई आपसे कहता है जी इज़मीर है या अंतालिया है या कोई और शहर का नाम लेते हैं, तो आपको ये पता हो कि आखिर ये किस किस लोकेशन पे है और किस तरफ है ये। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आपको दूसरे नंबर पे ये है कि आपको अपना मकसद नोट करना है कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या है तुर्की का। तो उससे आसानी क्या होगी आपको कि फ़र्ज़ कीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो लामला अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपकी कोशिश यही होगी कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के क़रीब, जो आपका कॉलेज है उसके क़रीब तरीन आप रिहाइश इख्तियार करें, ताकि आपका सफ़र बच सके अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है और आप अपनी शेयरिंग पे या पर्सनल अगर आप अपनी अकोमोडेशन लेना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अकेले आ रहे हैं और आपका मकसद यहाँ पर फ़िलहाल नौकरी करना है और जो भी कुछ है तुर्की में रह के थोड़ा सा तुर्की को समझने के लिए, तो आपको ऐसी जगहें देखनी है, क्योंकि जैसा कि आप लोग बार बार सुनते हैं कि तुर्की में जॉब्स के हालात फॉरेनर्स के लिए इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको कोई वाइट कॉलर या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब फ़ौरन मिल जाए, क्योंकि आपको जैसे पहले भी मैंने बताया है कि ज़बान का बहुत बड़ा बैरियर है। तो आप लोग नॉर्मली जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में और कारखाने जो छोटे छोटे से बने होते हैं उनमें छोटे मोटे काम करते हैं और सर्वाइविंग के लिए। तो आप कोशिश ये करें कि जब आप पिक करें तो ऐसे इलाके सेलेक्ट करें, लोगों से मालूमात करके, गूगल सर्च करके, कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया क़रीब तरीन हो। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली लोग शहरों में जहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, रश का एरिया है और रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, वहाँ घर ले लेते हैं। और एक दफ़ा घर लेने के बाद क्या होता है, क्योंकि आपको एक लंबे प्रोसेस के बाद एडवांस की रकम और दूसरी रकम जो है वो देने के बाद आप बार बार अपने घर को मूव नहीं कर सकते। इसी तरह सामान का भी एक जगह से दूसरी जगह उठाना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं उसकी भी एक वीडियो आपको बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी कि किस तरह आप किराए पे मकान हासिल कर सकते हैं और क्या क्या देखना चाहिए। तो वो बिल्कुल एक अलग स्टोरी है। लेकिन अभी इन शॉर्ट ये कि अगर आप आ रहे हैं और आपको किस तरह सिलेक्शन करनी है कि आप किस जगह लें घर, तो अगर आपका इरादा आप अकेले हैं और आप समझते हैं कि आपको थोड़ी जॉब करना है ज़रूर, तो आप इंडस्ट्रियल एरिया के क़रीब तरीन इलाके जो हैं उनमें मालूमात करके लें, ताकि आपका वक्त बच सके। क्योंकि 8 से 9 घंटे 10 घंटे की जॉब है, और अगर आपने कहीं दूर ले लिया और 1.5 से 2 घंटे आपको 2 या 3 बसें बदलने के बाद, ट्रेन्स बदलने के बाद आपको अपनी जगह पे पहुंचने और इसी तरह वापस आने में टाइम लग गया, तो फिर आपके पास बहुत थोड़ा टाइम रह जाएगा आराम के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत अहम बात जो मैं करना चाह रही थी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ऐसा इलाक़ा सेलेक्ट करें कि जहाँ पर फैमिली के लिए उसका नेबरहुड जो है वो अच्छा हो। क्योंकि एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिस इलाके से आप अपना टीआरसी अप्लाई करते हैं ना, तो उसी इलाके में उस इलाके का पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस होता है। नॉर्मली प्रैक्टिस ये भी है कि बैंक जो हैं वो कहते हैं जी आप जिस इलाके में रह रहे हैं, जहाँ की रिहाइश है, जहाँ का एड्रेस है, उसी इलाके में क़रीब तरीन जो है वो अपनी बैंक की ब्रांच जो है वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करें। फिर बिल्कुल इसी तरह से जब टीआरसी हो जाता है तो क़रीब तरीन जो स्कूल्स होते हैं वहाँ आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली एडमिट कर दिया जाता है, अनलेस अनटिल कि आप के पास ऐसे ज़राए हों कि आप प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल कर सकें और उनको सेलेक्ट कर सकें। नॉर्मली जो आपके बच्चों को दाखिला मिलता है वो जिस इलाके में आप रह रहे होते हैं उसके क़रीब तरीन इलाका जो उसी इलाके में स्कूल होते हैं वहाँ पे आपके बच्चों का दाखिला हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि क़रीब तरीन वो स्कूल जो हैं वो अच्छे ना हों, या आप मालूमात करके पहले देखें कि भाई किस इलाके में ज़्यादा अच्छे स्कूल्स हैं। इसी तरह से बिल्कुल जब आपको टीआरसी मिल जाता है तो आपको एक डॉक्टर भी अलाउ कर देते हैं कि भाई आप वहाँ जाके अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो वो क्लिनिक्स और डॉक्टर्स वो भी आप अपने जहन में रखिए कि क्योंकि एक दफ़ा जब आपने टीआरसी अप्लाई कर लिया और जो एड्रेस आपने दिया उसी एड्रेस के थ्रू आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी।
तो जो भी आपकी रिहाइश है, चाहे आप ख़रीदना चाह रहे हैं, चाहे आप किराए पे लेना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों का आप बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए, क्योंकि बार बार ये एड्रेस चेंज नहीं कर सकते आप। और बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो ये भी बिल्कुल आपको देखना है कि फ़र्ज़ कीजिए आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो ये ज़रूर देखिए कि जहाँ पर आप घर ले रहे हैं किराए पे या ख़रीद रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा अप हिल और डाउन हिल, चढ़ाई और उतार ना हो। जो लोग मरी जा चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जब हम मरी में जाते हैं तो अपने होटल से निकलते हैं और जो घूमने के लिए जाते हैं तो कितनी बड़ी ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ होती हैं और सांस फूल जाती है, फिर वहाँ से वापस उतरते हैं तो फिर वो भी ऐसा लगता है कि जैसे नीचे गिर जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से पूरा तुर्की जो है ना, वो भी इसी तरह अप हिल और डाउन हिल में बना हुआ है। तो और बहुत ज़्यादा अगर आपके घुटनों में तकलीफ़ है या चलने की आदत नहीं है, जैसा कि उमूमन हमारे पाकिस्तानियों को होती है, क्योंकि कुर्सी में इसकी ज़्यादातर आदत होती है, चलने की आदत नहीं होती, तो वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती है। नॉर्मली जो रेजिडेंशियल एरिया हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चढ़ान है। एक गली आप चढ़ेंगे तो बहुत ऊंचा चढ़ते चले जाइए, फिर दूसरी गली में जाएंगे उससे ऊंची है, फिर नीचे एकदम से ढलान में सड़क है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं, अगर इनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होगी और कोई परेशानी का बाइस नहीं होगी। तो होपफुली ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखकर आप फ़ैसला कर सकेंगे घर को किराए पे लेने के लिए या ख़रीदने के लिए, और किस तरह किराए पे लिया जाता है, रेंटल एग्रीमेंट क्या होता है, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वो मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।